नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस दौरान पीएम ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उनके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि जब वो अमेरिका के दौरे पर थे तब भी बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तब भी आपके प्रयासों के बारे में मुझे लगातार जानकारी मिलती रहती थी। इसलिए वहां से आने के बाद सबसे पहले आप सभी से मिलना ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा आनंददायक है। अभी कुछ ही देर पहले ही मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर भी मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि केरल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन दक्षिण राज्य के लोगों द्वारा किए जा रहे अच्छे काम सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और राज्य में विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की क्षुद्र राजनीति की वजह से व्यर्थ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित जनसंपर्क अभियान के तहत नड्डा ने केरल में एक जनसभा को संबोधित किया था और कहा कि राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसे सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि केरल काफी योगदान दे रहा है, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ की क्षुद्र राजनीति के कारण केरल के लोगों के अच्छे कार्य व्यर्थ जा रहे हैं। गॉड्स ओन कंट्री, इस नाम से इस पवित्र भूमि को हम जानते हैं, लेकिन आज यह भी हम जानते हैं कि केरल के लोग बहुत ही शांत प्रिय और शांति से देशभक्ति के साथ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि समय इतना बदल गया कि गॉड्स ओन कंट्री जो पवित्रता के साथ जानी जाती है वो आज रक्त रंजित हो गई है। लॉट ऑफ ब्लडशेड हैज टेकन प्लेस एंड द intellectual pursuits have been challenged by the physical assaults in this land, God's own country, which is very detrimental. ये बहुत ही दुखदायी है
ये बहुत ही चिंताजनक है। यह केरल के आगे को बढ़ने के लिए एक तरीके से रुकावट है। तो सबसे पहले तो मैं तिरुवनंतपुरम की और केरल की पवित्र भूमि के धरती पुत्र को ये निवेदन करूंगा कि समय आ गया है जब हम ऐसे फोर्सेस को जो विचार से अलग हट करके शक्ति का प्रयोग करके विचार को कुंद और समाप्त करना चाहते हैं, उनको हमको आराम देना चाहिए। और जो लोग वैचारिक दृष्टि से केरल को शांति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनका हमको समर्थन करना चाहिए। गॉड्स वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवराज चौहान ने कहा कि मोदी नाम एक मंत्र बन गया है। आज हर देश मोदी मंत्र का उच्चारण कर रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है और ऐसे समय बीजेपी कार्यकर्ता हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भारत के करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, यहां बैठे और हर बूथ पर सुन रहे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और हमारे नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति और विकास का एक नया इतिहास रचा है। जन कल्याण और गरीब कल्याण का एक नया अध्याय लिखा है। मोदी नाम आज मंत्र बन गया है। जहां मोदी जी जाते हैं दुनिया झूम जाती है और हर देश मोदी मंत्र का उच्चारण करता है। अभी अमेरिका की संसद में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोले तो 79 बार अमेरिका की संसद में सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का स्वागत किया। मोदी जी ने भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल का काम नहीं करते, हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। मोदी जी केवल हमारे नेता नहीं है, मोदी जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गाइड भी हैं, फिलॉसफर भी हैं और इससे आगे बढ़ के कहूं तो वो हमारे बड़े भाई भी हैं। जिस स्नेह से और प्रेम से विदेश की यात्रा समाप्त करके वो बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए हैं, अपने आप में ये अद्भुत बात है मेरे कार्यकर्ता बहनों, ये अद्भुत है सचमुच में। आज वो हमसे संवाद करेंगे, लेकिन आप सौभाग्यशाली है कि संवाद के लिए चुने गए हैं अपने परिश्रम के आधार पर। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सबका स्वागत करता हूं इस संकल्प के साथ कि कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था महानिशा का अंत निकट है, सुदीर्घ रंजी समाप्त हुई जान पड़ती है,
भारत माता एक बार अंगड़ाई लेके फिर से उठ के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। मैं भाव भरे हृदय से कहता हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। भारत वहीं केसीआर के पार्टी से 30 से ज्यादा नेताओं ने केसीआर का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा कि अगर केसीआर ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो महाराष्ट्र तो दूर तेलंगाना भी हार जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे और वो हार की डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स उनके एक्स MP कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारी ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या 5 साल पहले हैदराबाद से ही MIM के OBC यहाँ आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है, ऐसा लगता है। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दिन दहाड़े प्रगति मैदान के पास लूट हुई है, ये जंगल राज हो गया है। क्या देश की राजधानी में इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? इसका एक ही कारण है, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल अपनी पूरी ऊर्जा से काम नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार की तरफ से 42 नए चार्जिंग स्टेशन चालू किए गए हैं। इसके पहले पिछले साल 11 थे, तो अब 53 हो गए। लेकिन ये तो वो हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से चालू किए गए हैं। पूरी दिल्ली में इस वक्त लगभग 4600 चार्जिंग स्टेशंस हैं और 250 से ज्यादा बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं। तो दिल्ली के अंदर जो चार्जिंग का नेटवर्क है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग का नेटवर्क, ये पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है। पूरे देश में जितने भी चार्जिंग स्टेशन हैं, सारा देश मिला लीजिए, उसके 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के अंदर हैं। तो और दिल्ली में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, पूरे देश में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका केवल 6% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। दिल्ली में 13% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। इससे जाहिर तौर पे पोल्यूशन के ऊपर काफी पोल्यूशन कम होगा। और मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बिजली से व्हीकल जो चला रहे हो ये सबसे सस्ते पड़ते हैं। अगर आप स्कूटर चलाते हो, पेट्रोल से चलता है स्कूटर, तो आपको 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर स्कूटर पे खर्चा आता है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो 7 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो पेट्रोल से कार चलाओ तो 7 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर।
ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखाते। वहीं बुलंदशहर की कोतवाली देहात क्षेत्र के नीमखेड़ा निवासी पीड़ित ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर गांव के दबंग लोगों पर गांव में घुसने न देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि 13 महीने से गांव के दबंग उसे गांव में नहीं घुसने दे रहे। ये मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा का है, जहां पीड़ित ने बताया कि गांव के कुछ लोग पिछले 13 महीने से उसे गाँव में नहीं आने दे रहे। अब पीड़ित ने एसएसपी को आप बीती सुनाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला ये था कि कुछ गुंडे हैं जो मुझे गांव में नहीं घुसन दे रहे। करीबन 13वां महीना मेरे साथ चल रहा है। मैं लगातार कप्तान साहब के पास हूँ। मुझे पता है, उम्मीद है इंशाल्लाह कप्तान साहब से कि मेरे संग इंसाफ होगा। तो किस क्या मामला हुआ था? जो मामला ये था कि 2022 में 5 महीने में 28 तारीख को 2 बच्चे छत पर खेल रहे थे। उनमें एक बेटा मेरा था। मेरे बेटे से एक बच्चा खत्म हो गया। उसमें मेरे भाई और मेरा नाम फर्जी नाम लिखवा दिया। ईमानदारी के साथ तीनों अधिकारियों ने जाँच करी उसकी, मैं निर्दोष पाया गया। तो क्या कहते हैं आप कप्तान साहब? अब कप्तान साहब के पास आऊँ, मुझे उम्मीद है कप्तान साहब से कि मेरे साथ जरूर इंसाफ करेंगे और उन गुंडों को सबक देंगे। मामला ये था कि कुछ गुंडे हैं जो मुझे गांव में नहीं घुसन दे रहे। करीबन 13वां महीना मेरे साथ चल रहा है। मैं लगातार कप्तान साहब के पास हूँ। मुझे पता है, उम्मीद है इंशाल्लाह कप्तान साहब से कि मेरे संग इंसाफ होगा। तो क्या मामला हुआ था? जो मामला ये था कि 2022 में 5 महीने में 28 तारीख को 2 बच्चे छत पर खेल रहे थे। उनमें एक बेटा मेरा था। मेरे बेटे से एक बच्चा खत्म हो गया। उसमें मेरे भाई और मेरा नाम फर्जी नाम लिखवा दिया। ईमानदारी के साथ तीनों अधिकारियों ने जांच करी उसकी, मैं निर्दोष पाया गया। तो क्या कहते हैं आप कप्तान साहब? अब कप्तान साहब के पास आऊँ, मुझे उम्मीद है कप्तान साहब से कि मेरे साथ जरूर इंसाफ करेंगे और वहीं विदिशा जिले के खजुरिया जागीर ग्राम पंचायत में जिंदा लोगों को पोर्टल में मृत घोषित कर दिया गया है। अब रिकॉर्ड में मृत ग्रामीण खुद को जिंदा साबित करने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सभी पीड़ित सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं से वंचित हो गए हैं। गांव में ऐसे लगभग 50 लोगों के नाम सामने आए हैं जो पोर्टल पर मृत बताए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में सभी लोग जिंदा हैं। पोर्टल का ये मामला है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 29 लोगों के नाम काटे गए, मृतक किए गए। तो ये कैसे पता चला कि नाम कटे? मतलब ये ऐसे पता चला कि किसी ने अपनी आईडी चेक करी, कुछ काम करवा रहा था वो, तो मतलब वो मृतक आया। फिर गांव में एक दूसरे को खबर हुई कि नाम कटे हैं समग्र पोर्टल पे। सबने अपने अपने चेक किए तो क्या कहते हैं कटे हुए मिले वो नाम। कुल टोटल कितने नाम कटे होंगे? लगभग कुल टोटल लगभग 39 नाम कटे हुए हैं। नहीं, देखिए क्या है, जो अभी हमको प्रारंभिक जानकारी मिली है, ये पंचायत चुनाव में जो हुए थे उसको लेकर के कुछ विवाद है कुछ 2 पार्टियों का, जिसमें एक पार्टी के द्वारा फ्रॉड किया गया है। और हम इसमें एसपी साहब भी हैं यहाँ पे आपके सामने, हम इसमें एसपी साहब को पत्र भी लिख रहे हैं। इसमें साइबर सेल से जांच कराएंगे और जो लोग हमारे ये उसमें जो टेक्निकल त्रुटि हुई है, हम बहुत जल्दी इसको ठीक करा करके उसको। और क्या नाम है आपका भाई? विनीता। कौन सा गाँव है? खजुरिया। क्या है? जागीर। क्या हुआ आपको? तो मृत्यु घोषित कर दी। वहीं उज्जैन में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला करने का प्रयास किया। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। पोते ने दादा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले में कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला नागझीरी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला किया। हालांकि इस दौरान पोते और उसके दोस्तों ने वहां भागकर अपनी जान बचाई। खेत पर हुई इस घटना का मोबाइल से वीडियो भी बनाया गया है, जो अब सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि लालपुर में उसके दादा सेवाराम अंजना के नाम पर 34 बीघा जमीन है,
दादा ने ये जमीन किसी और को लीज पर दे दी है। जब पोते ने दादा से जमीन उसे लीज पर देने को कहा तो उसे खेत पर बात करने के लिए बुलाया गया, जहां पर दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला कर दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग तलवार लेकर युवक के पीछे पड़े हुए हैं। डी साहब, एक मामला सामने आया है जिसमें दादा ने पोते को तलवार मारी जमीन विवाद के मामले में, क्या पूरा मामला? हाँ, एक लालपुर क्षेत्र का मामला है। सेवाराम है, उनका पोता है आदर्श आंजना, तो उनके बीच में थोड़ा ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस पर से आज दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्या घटनाक्रम रहा था वहाँ पर, क्या हुआ? वहीं वो जो सेवाराम है अपनी ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाने गए थे और जो उनका पोता है आदर्श वो भी ज़मीन पे गया हुआ था, तो उनको भी कहा सुनी ज़मीन को लेकर हुई है और उसमें मारपीट हुई है। अभी घटना की तस्दीक कर रहे हैं। तलवार भी मारी है दादा ने, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। हाँ, अभी बताया है फरियादी ने ऐसा कि वहीं कन्नौज में ग्राम पंचायत जाता में कुछ दबंगों ने आदिवासियों के खेतों पर जाने से वाले रास्ते को रोक दिया है। रास्ता बंद होने से आदिवासी परिवारों का काम प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो सड़क तक नहीं है, गांव में चारपाई पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से भी अपनी समस्याओं के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक उनकी इन समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव में किसी तरीके की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, जबकि गांव में 25 से 30 परिवार रहता है। अब ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रास्ता नहीं बना और बिजली नहीं आई तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। करीबन 2 महीने पहले सरपंच महोदय आई थी यहाँ पे, आवेदन देके गई थी रास्ते के बारे में। जी, रास्ते के बारे में तहसीलदार को निर्देशित किया गया था, हालांकि उसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है जैसा आप बता रहे हैं। जी, अभी तहसीलदार लोग इलेक्शन में बिजी थे और अभी ट्रेनिंग भी गई हुई है, जैसी लौटती इसमें कार्रवाई कर रहे थे। और मैं यहाँ का किसान भी हूँ स्वयं भी, मेरी भी यहाँ पर ज़मीन है। मेरे खेतों में व हम सभी किसान भाइयों के खेतों में बोने के लिए सबसे पहली समस्या यह है कि यहाँ सीडील पंजा ट्रैक्टर कुछ भी नहीं आ पाता। अगर मान लो यहाँ कोई बीमार दुखी हो जाता है तो लगभग एम्बुलेंस तो आना नहीं है, आ ही नहीं पाती है। हमें खटिया पे पटक के रोड तक लेके जाना पड़ता है। हमें जब फसल निकल जाती है हम बैलगाड़ी से कैसे भी बो तो लेते हैं। इसके बाद जब बेचने हम जाते हैं तो हमको यहाँ से आधा किलोमीटर लगभग खंदों पे रोड तक लेके जाना पड़ता है, फिर हम मंडी तक पहुँचते हैं। यहाँ बिजली भी नहीं है 24 घंटा वाली, और लगभग हम यहाँ पूरी तरह से परेशान हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। कितने घर के लोग रह रहे हैं यहाँ? लगभग यहाँ 20 परिवार रह रहे हैं। मकान है लगभग 22। अच्छा, कब? और मैं यहाँ का किसान भी हूँ स्वयं भी। वहीं डिंडौरी में मंगलवार की सुबह सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए एक पिकअप वाहन से 21 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और एक बाइक जब्त की है। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक युवक फरार होने में कामयाब रहा। डिंडौरी एसडीओपी आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि मैजिक माल वाहन से शराब आ रही है। सूचना के बाद टीम गठित कर ऊपर टोला देवारा गांव में घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक मोटरसाइकिल, एक मालवाहक गाड़ी भी पुलिस ने जब्त किया है। लगातार जो हमारी डिंडौरी पुलिस है उसके द्वारा अवैध शराब की कार्रवाई की जा रही है। उसी के तारतम्य में कल रात में भी कुछ आरोपी हैं जो कि जबलपुर से देवरा रोड तरफ शराब ला रहे थे विक्रय करने हेतु अवैध रूप से रखे, तो इसको हमारी डिंडौरी पुलिस ने पकड़ा है। इसमें एक वाहन जो कि मैजिक है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है और 21 पेटी है जो शराब वो जब्त हुई है, उसकी कीमत लगभग 1 लाख। वहीं राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि प्राइड फेस्ट 2023 का संवाद सत्र व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। ये सत्र बड़े प्राइड फेस्ट कार्यक्रम का हिस्सा है जो LGBTQ समुदाय के अधिकारों और दृश्यता का जश्न मनाता है और उनकी वकालत करता है। मुझे लगता है क्रांति की शुरुआत अभी हुई है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम इन रिश्तों के बारे में जानेंगे, अपने रिश्तों के बारे में जाना है। आप मिले हो लोगों से,
जो अलग हैं उनसे मिल चुके हो, और वो सब भी इंसान हैं, वो सब भी फैमिलीज़ के साथ जीते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। उनके कोई फैमिलियों ने स्वीकार किया है, कई लोगों ने नहीं स्वीकारा है, मगर समाज का ये ज़िम्मा बनता है, जर्नलिस्ट का ज़िम्मा बनता है कि हम आगे बढ़ें, 4 कदम पीछे ना लें। और बोलते हैं ना, हम कभी किसी से सवाल करते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ होना चाहिए कि नहीं, किसी का बलात्कार ये अच्छा है कि बुरा है, तो अब होमोफोबिया के बारे में हम ये सवाल ही क्यों करते हैं कि ये सही है या गलत है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सांप काटने से एक महिला की मौत हो गई। ये घटना बुलंदशहर के ढक्का गांव की है। महिला को सांप ने उस वक्त काटा जब वो घर में सो रही थी। आनन फानन में परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। क्या हो गया था इनके साथ? इन्हें सोते में सांप ने काट खाया। अच्छा, तो आप कहीं और ले गए थे? हाँ, कई जगह ले गए, अब यहाँ पे लाए हैं जिला अस्पताल। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।